नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार निगम ऊषा मेटल से। मैं एक बिज़नेस कंसल्टेंट हूं और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में 10 साल से कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूं और 13 साल से मैं मेटल स्क्रैप बिजनेस में डील कर रहा हूं, जिसमें डोमेस्टिक इंटरनेशनल लेवल पर। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। कोई भी भाई अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है या एक्सपेंड करना चाहता है तो मेरे संपर्क कर सकता है। मैं कंसल्टेंसी के थ्रू उसको गाइडेंस प्लस सेल एंड परचेज करवा के उसकी हेल्प कर सकता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दे रखा है। जो भी कंसल्टेंसी लेना चाहता है और मेरी कंसल्टेंसी पेड होती है, उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अगर स्क्रीन पे नहीं आपको दिख रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पूरी डिटेल दे सकते हैं। जीएसटी नंबर से लेके मेरी आपको पूरी डिटेल मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि मैं आपको कुछ लोगों के बारे में इसमें बताऊँगा कि जो पहले स्क्रैप डीलिंग करते करते वो कितनी ऊंचाई पे गए हैं और कुछ काफ़ी ऊंचे चले गए और कुछ जेल में चले गए। पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, कैसे वो काम करते थे, किस चीज़ की डीलिंग करते थे, कितने टाइम में कितना पैसा कमाया और अभी कहाँ पर हैं, करंट सिचुएशन क्या है उनकी। वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो में जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, इसको कृपया करके कभी ना अप्लाई करें, क्योंकि ये इलीगल है। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको चीज़ें बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चंद्र स्वामी तेलंगाना स्टेट के नागलपाड़ा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। 1972 में ये नागर अर्जुन जो डैम बना हुआ है, वहाँ पर स्क्रैप की ठेकेदारी करते थे और 1978 से लेकर 1983 तक ये 30 करोड़ का स्क्रैप गायब कर चुके थे वो डैम से। और इन पे कुछ सीबीआई की जांच बैठी थी, 5 साल चला था वो सीबीआई की जांच, जिसको ले दे के रफा दफा कर दिया गया, क्योंकि इनके कनेक्शंस बहुत अच्छे थे। चीफ मिनिस्टर तक इनके कनेक्शन थे, इसलिए केस आगे बढ़ा नहीं। इनके कनेक्शन बताए जाते हैं कि ये अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर ये शिप स्क्रैप डीलिंग करते थे। बीच में ये अपना कमीशन खाते थे और हर स्क्रैप डीलिंग में शिप में ये पार्टनर रहते थे। टर्की से लेके कुवैत, दुबई, यूएसए की बड़ी बड़ी कंपनियां रजिस्टर्ड करा रखी थी इन्होंने, उसी के थ्रू ही सारी शिप डीलिंग करते थे। इसमें अंडरवर्ल्ड का पैसा भी साथ में इनके लगा हुआ था, जिससे इनके ऊपर कोई हाथ डालता नहीं था। लेकिन इन्होंने अपने एक पार्टनर के साथ 200 करोड़ का धोखा दिया उनको, उस वजह से ये उस डील से अलग हो गए। उनके जो दोस्त हैं, आज तक उनकी लाश भी पता नहीं चली कहाँ पर है। 1986 से लेके 90 तक इनके कनेक्शन इतने ताकतवर हो गए थे कि ये सेंट्रल से लेके स्टेट तक के सारे टेंडर को मैनेज करते थे। जो 1000 से लेके 6000 तक का स्कैम किया इन्होंने एक बड़ा, लेकिन वो उजागर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्क्रैप के काम में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो उजागर नहीं हो पाती हैं। क्योंकि आप नए सामान का वैल्यूशन करना बहुत इजी होता है, लेकिन स्क्रैप का वैल्यूशन करना बहुत मुश्किल होता है। पहले जो स्क्रैप की डीलिंग होती थी, ढेर के हिसाब होता था, लॉट का लॉट बिकता था, केजी से कोई लेना देना नहीं था। सीधा कोई एक पहाड़ सा खड़ा हुआ है स्क्रैप है, उसको आपको जाके पता नहीं है कि कितनी क्वांटिटी है उस स्क्रैप की, लेकिन एक लमसम रेट लगा दिया जाता था और मिल के सब उठा लेते थे। पहले ऐसे स्क्रैप उठता था, लेकिन ये ऑफलाइन की बात है, जो ऑफलाइन में काम होता था। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन में पूरा आपकी क्वांटिटी सब कुछ बताई जाती है, उसके बाद आप परचेस करते हो, करंट वैल्यूएशन के हिसाब से माल परचेस किया जाता है। लेकिन 86 से लेकर 90 और 200 तक, 2000 तक ऐसा कुछ नहीं होता था, सारा ऑफलाइन होता था और अंधाधुंध पैसा की कमाई थी पहले। तो उस 86 से लेकर 90 के बीच में इन्होंने 6000 करोड़ का स्कैम किया था, लेकिन उस पर भी इनकी कोई जांच नहीं हुई क्योंकि दिल्ली में इनके अच्छे लिंक्स थे, इसीलिए। अब इनके जो लिंक बने थे 90 के बाद, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ थे सीधा, जो उस टाइम सरकार बनी थी। मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा क्योंकि जब चंद्र स्वामी जी का बात चली तो उन्हीं के बारे में बात होगी। इनके ऊपर यह आरोप लगे थे कि ये मिलिट्री के आर्म्स डीलिंग करते थे, वो भी स्क्रैप के, जैसे टैंक वगैरह हो गए, आर्टिलरीज हो गई, इनकी ये स्क्रैप डीलिंग करते थे। जिसके साथ ये आपने एक नाम सुना होगा, अदनाम खशोगी, जो इंटरनेशनल आर्म डीलिंग करता है, उनके साथ इनके बहुत अच्छे लिंक थे। और उनके साथ मिलके इन्होंने काफ़ी कंट्रीज़ में, जैसे यूके हो गया, इंडिया है, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो हैं जो आर्म्स डीलिंग्स में रहती हैं, जर्मनी, रशिया, ये सब, इनके साथ इनके बहुत अच्छे टाइप्स थे। और ये इंटरनेशनल आर्म्स डीलिंग सिंडिकेट के मेंबर भी रह चुके हैं ये। और इन्होंने अपने मरने दम तक 60 से 80 हज़ार करोड़ रुपए पॉलिटिशियंस को कमा के दिए और ये बहुत लेविश लाइफ जीते थे। इनका बंगला दिल्ली पे अभी भी है, आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ देख भी सकते हैं उनका बंगला जो था। नेक्स्ट भाई साहब है हसन अली खान, जिनको घोड़ा वाला भी कहते हैं। 2001 से पहले इनके ईयरली टर्नओवर 10 लाख के आसपास रहता था। 2001 के बाद 3 सालों तक इनकी टर्नओवर 50 से 100 करोड़ रही और 5 साल में ये 100 करोड़ से 1000 करोड़ के टर्नओवर पे चले गए। अब इतना टर्नओवर कैसे होता है वो भी आप सब जानते हैं,
क्योंकि एकदम से कोई भी 30 लाख से 1,000 करोड़ तक 6 से 7 साल में नहीं आ सकता है। इसके पीछे काफ़ी लिंक्स होते हैं, काफ़ी सोर्सिंग होती है, तब जाके बन पाता है। ये हसन अली जी ने पहले इन्होंने पैसे कमाए स्क्रैप मेटल डीलिंग में, फिर वही पैसा कमाया हुआ पैसा इन्होंने हॉर्स रेसिंग, एंटिक डीलिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ ज्वेलरी, इन सब में पैसा लगा के पैसा बनाया। करंट में इनके ऊपर आरोप लगे हैं कि इन्होंने 50,000 करोड़ की कमाई की, और वो भी स्क्रैप डीलिंग से, एंटिक बिजनेस से और अदर बिजनेस से, प्रॉपर्टी डीलिंग से भी। लेकिन इसका टैक्स इन्होंने भरा नहीं, तो सारा पैसा इन्होंने ब्लैक में इकट्ठा करके बाहर अदर कंट्रीज़ में भेज दिया। अब मैं थोड़ा इनके हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। 2001 से पहले ये नॉर्मल कबाड़ी थे, और फिर इनकी शादी हैदराबाद के निज़ाम के दूर की रिश्ते में लगती एक लड़की से हो गई। फिर हसन अली की दोस्ती काफ़ी हैदराबाद के बड़े बड़े अमीर लोगों से हो गई, ब्यूरोक्रेट से हो गई, और जो वहाँ के बड़े बड़े लोगों से इसकी दोस्ती हुई तो उनका पैसा भी ये घुमाने लग गए। फिर इनका नाम भी आर्म्स डीलिंग में आया। ये आर्म डीलिंग करते थे, हॉर्स ट्रेडिंग करते थे, एमएलए की खरीद फरोख्त करते थे। बड़े बड़े पॉलिटिशियन अपना पैसा इनको देते थे पैसा घुमाने के लिए, जो ब्लैक में पैसा आता था कैश में। क्योंकि स्क्रैप मेटल बिजनेस में आप कितना भी कैश आराम से गला सकते हो, क्योंकि जब आप परचेजिंग करते हो कच्चे में तो आप कितना ही पैसा कैश में डाल सकते हो वहाँ पे, उसका कोई स्क्रूटनी नहीं कर सकता है। लेकिन उसके कई तरीके हैं, वही अब आज की डेट में वही पकड़े जाते हैं, लेकिन बहुत तरीके ऐसे हैं जिसमें लोग आज बच जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा जब भी कोई रूल बनाता है तो उसमें एक लूप होल छोड़ देते हैं, तो उस लूप होल से ब्यूरोक्रेट्स कमाते हैं। जब इनकी दोस्ती काफ़ी बड़े लोगों से होने लग गई तब इनके पास काफ़ी पैसा हो गया। जब पैसा इनके पास आया तो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया, जिसमें इन्होंने अपनी कंपनियां यूके, दुबई, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड जैसे बड़े बड़े कंट्रीज़ जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग आराम से होता है, वहाँ पे ये पैसा भेजने लग गए कंपनी के थ्रू। बड़े बड़े जो डील्स होती हैं स्क्रैप की, उसमें पैसा एक कंट्री से दूसरे कंट्री डालने लग जाए परचेजिंग के लिए। फिर वहाँ से खाली कंटेनर मंगा लेते थे। काफ़ी तमाम चीज़ें थी, इनकी सेटिंग हर जगह थी, कस्टम से लेके हर जगह इनकी सेटिंग थी, इसलिए काम भी ये बहुत आसानी से होता था। लेकिन गलत काम ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता है, एक नए दिन पकड़ा जाता है। तो उसमें ये पकड़े भी गए। जब वो पकड़ा गया कि ये इतना पैसा इतने हैवी अमाउंट में कैसे 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ की डील हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट को उसमें बिल्कुल टैक्स नहीं मिल रहा है, ये सब जब पता किया गया तब इनकी पोल खुल गई। करंट में बात की जाए, इनके पास 50,000 करोड़ से लेके 80,000 करोड़ तक की प्रॉपर्टी और कैश जमा है, और कुछ पैसा इनका इंडिया में है बैंकों में, इंडियन गवर्नमेंट ने सील किया हुआ है। और जो इनका पैसा बाहर कंट्रीज़ में लगा हुआ है, तो वहाँ का पैसा ये इंडिया गवर्नमेंट लगी हुई है मंगाने में, लेकिन कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि जब इनका पैसा पॉलिटिक्स का लगा हो, पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स का पैसा लगा हो, वो पैसा कभी वापस आ ही नहीं सकता। अब मैं इनके लिंक के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि इनके कहाँ लिंक थे। इनके डायरेक्ट लिंक जो थे आयरन माफिया के साथ थे, रिसाइकलिंग सिंडिकेट्स के साथ थे जो रेट को ऊपर नीचे करवाते हैं, जो एंटिक बिजनेसमैन होते हैं उनके साथ भी इनके बहुत अच्छे संबंध थे। आर्म डीलिंग में ये करते थे, स्क्रैप में भी डील करते थे, और सबसे बड़ी बात ये जो मैंने आपको पीछे जो जिस शख्स के बारे में मैंने आपको बताया, चंद स्वामी, ये उनके चेले थे, ये उनके अंडर काम करते थे। चंद स्वामी पॉलिटिक्स में बड़े बड़े, जब आर्म डीलिंग में यह है तब इनकी दोस्ती हो गई थी। और कहा यही जाता है कि स्क्रैप में जब बड़े बड़े जो भी स्कैम हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेट शामिल हैं जिसमें, वो इसलिए उजागर नहीं हो पाए क्योंकि इनके पास चंद स्वामी जी का हाथ था, और जो भी ब्यूरोक्रेट का पैसा जो आता था वो इन्हीं के थ्रू घूमता था। तो ये सारा पैसा उनका लगाते थे और घुमाते थे, और ये खुद कुछ कट रखते थे, फिर ये आगे उसको पैसे को इधर उधर लगा देते थे, लैंड में लगाते थे और अदर बिजनेस में लगा देते, जो कैश का धंधा होता है। लेकिन चंद स्वामी जी के साथ इनकी बीच में अनबन हुई, कुछ 2,000 करोड़ रुपए के लिए इनके आपस में अनबन हुई, और ये दोस्ती उनकी टूट गई और दोनों अपने अलग अलग रास्ते हो गए। तो उनकी स्टोरी तो बहुत लंबी है, लेकिन शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि अभी इनकी करंट सिचुएशन में ये जेल में है, ईडी का इनके ऊपर केस चल रहा है, और अभी ये पुणे जेल में है। तो दोस्तों ये तो थी एक, बोल सकते हैं कि स्क्रैप के बड़े माफिया थे ये, जो ये सिंडिकेट वगैरह चलाते हैं। ये उजागर होकर नहीं चलाते हैं, सबको नहीं पता होता है कि स्क्रैप का सिंडिकेट कौन चला रहा है। जैसे सबको पता ये रहता है कि कोयले का माफिया कौन है, ठीक है, और बालू का माफिया कौन है, सबको पता रहता है, लैंड का माफिया कौन है, लेकिन स्क्रैप का माफिया इतना आसान नहीं होता पता करना। ये बहुत ही सीक्रेटली चलता है और बहुत ही शांति से चलता है और बहुत ही आराम चलता है। इसीलिए गवर्नमेंट भी आज तक इनके ऊपर, स्क्रैप बिजनेस के ऊपर कोई अच्छा रूल नहीं ला पाई है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जरिया है पैसे को ब्लैक एंड वाइट करने का। इसीलिए गवर्नमेंट के कई ऐसे लोग हैं जो उसको ऑर्गेनाइज नहीं होने देते हैं। आई थिंक दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि ये माफिया काम कैसे करता है मेटल स्क्रैप बिजनेस में। लेकिन मैं आपको जो भी चीज़ बताई है, इसको आप
ट्राई ना करें, क्योंकि आप ट्राई करोगे तो पकड़े जाओगे। क्योंकि ये लोग ये काम करते हैं ना तो इनका बहुत सोच समझ के करते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लैक मनी पड़ा और लगाना स्टार्ट कर दिया आपने। बहुत आराम से पकड़े जाओगे। इसलिए ये गलत काम नहीं करना है। 10 रुपये कमाना है, ईमानदारी से कमाना है। आई थिंक दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ऐसी और भी बड़े बड़े माफिया हैं और भी लोग हैं जो स्क्रैप मेटल बिजनेस में कर रहे हैं, उनके बारे में भी बनाऊंगा मैं। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो ही मैं बनाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट जरूर करें। अगर कोई आपको ऐसा लग रहा गलत इन्फॉर्मेशन है उसको भी कमेंट करके आप बताइए। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में जो बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।